हूं मारिया शकील और आप देख रहे हैं मुकाबला। स्कूल फीस का मुद्दा नया नहीं है। सालों से इस मामले पर बहस होती आ रही है। फरवरी से बहस शुरू होती है और मई के महीने तक बहस खत्म हो जाती है। वजह यह है कि एकेडमिक सेशन शुरू हो जाता है और पेरेंट्स जब फीस भर ही देते हैं तो फिर बहस का मतलब ही नहीं रह जाता। इसमें कोई शक नहीं है कि कई स्कूलों की फीस लगातार बढ़ी है, लेकिन सबसे बुरा पक्ष जो सामने आ रहा है, और इसमें कुछ भी छिपाने की बात नहीं है, कि बहुत सारे स्कूल कैंपस अब अपने कैंपस पर ही बुक्स, स्टेशनरी बेच रहे हैं। स्कूल ड्रेस, मोजे, जूते और भी बहुत कुछ बेचा जा रहा है। उनकी कीमत स्कूल किस तरह तय करती है, इसका कोई पता नहीं। एनसीईआरटी की किताबों सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन उसकी जगह अलग अलग पब्लिकेशंस की किताबें पढ़ाई जाती हैं। इसी साल पटना हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार मुनाफाखोरी को रोकने के लिए फीस को रेगुलेट कर सकती है, लेकिन हकीकत सब जानते हैं। हजारों स्कूल ऐसे हैं जहां पर लाखों रुपए की फीस ली जाती है। मुकाबला में चर्चा इसी बात पर। हमारा सवाल है, स्कूल की फीस बन गई है फांस। और हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं आरसी जैन, जो प्रेसिडेंट हैं दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के, शैलजा शर्मा एडवोकेट हैं, डॉक्टर गिरिजा शंकर मुंगली चेयरमैन हैं संस्कृति ग्रुप ऑफ स्कूल के, सुखपाल सिंह तूर फाउंडर एनसीआर पेरेंट्स एसोसिएशन, डॉक्टर चंद्रा शेखर श्रीमली नेशनल करियर काउंसलर एजुकेशन की, और इति जैन हैं पेरेंट नोएडा स्कूल की, और उनको भी हम दिखाएंगे बस थोड़ी ही देर में। लेकिन सबसे पहले आरसी जैन साहब, आपके साथ शुरू करते हैं। इतना ज्यादा लगातार स्कूल फीस बढ़ रही है, पेरेंट्स भी ये बोलते होंगे बच्चों को कि तुम्हारा स्कूल लूट रहा है, ये एक कॉमन फ्रेज बन गया है। और आपको नहीं लगता इस तरह के प्रेशर की वजह से एक जो रिस्पेक्ट था स्कूल्स की तरफ कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, वो ख़त्म हो रहा है? इसके लिए मैं पूरी तरह से दिल्ली सरकार को और सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ। सरकार से कई बार हमने ये कहा है कि आप दिल्ली के देश के स्कूलों की हकीकत को पहचानिए। देखिए, जब से ये EWS 25% सरकार इसका 1 रुपया भी नहीं देती है और 30 बच्चे मिलकर के 10 बच्चों का बोझ उठाती है। अब मैं सवाल सबसे बड़ा ये है कि या तो आप कहते हैं कि आपको डीडीए लैंड कंसेशन पे मिली है, डीडीए लैंड कंसेशन पे 20, 30, 40 साल पहले मिली थी, तो उस कंसेशन का आप कब तक फ़ायदा लेंगे? दूसरा ये है कि जब छठा वेतन आयोग आया था तो हाई कोर्ट के आदेश से दिल्ली के तमाम स्कूलों का अनिल देव सिंह कमेटी ने इंस्पेक्शन किया था 6 साल के खाते मंगा करके। उसके बाद उसे ये कहा गया था कि दिल्ली के स्कूल की कितनी फीस होनी चाहिए आप ये बता दें। और उसमें एक प्रोविज़न ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था और उसमें ये कहा था कि जो स्कूल जितनी फीस लेता है या जो सुविधाएं देता है उसके हिसाब से वो फीस लेगा। पर अनिल देव सिंह कमेटी जो 1 लाख रुपए पर डे की फीस चार्ज करती थी, उसने एक भी स्कूल को ये नहीं बताया कि इसकी फीस इतनी होनी चाहिए। उसके बाद अर्नेस्ट एंड यंग कंपनी को बैठाया गया, उसको भी 3 महीने तक लगातार सरकार पेमेंट करती रही, उसने भी ये नहीं बताया फीस कितनी होनी चाहिए। अगर आप दिल्ली के बच्चों को और फीस से रिलीफ देना चाहते हैं देश के बच्चों को, तो आज दिल्ली में जो एक नियम आपने बना दिया कि केंद्र सरकार अपने स्कूलों में या केंद्र सरकार जो 7वां वेतन आयोग, 6ठा वेतन आयोग लागू करती है, वो इन स्कूलों के पे भी लागू हो। 2 डीए की किस्तें आती हैं साल में, तो वो इन स्कूलों पर भी लागू होती है। स्कूल अपनी फीस का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं करता है, बिल्कुल करता है। 31 मार्च से पहले स्कूल की कितनी फीस होगी नेक्स्ट ईयर से, वो 31 मार्च से पहले सेक्शन 17 के तहत स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग करने के बाद, जिसमें 4 गवर्नमेंट के नॉमिनी उनके साथ बैठ के तय होता है और वो सरकार को भेज दी जाती है।
अब पिछले कई सालों से सरकार ने समस्याओं को सुनने के बजाय एक रिजिड व्यू अपना रखा कि हमने स्कूलों की नहीं सुननी है, क्योंकि उन्हें मजा आता है इस चीज में। अब एक उदाहरण आपके सामने देता हूं। अभी दिल्ली सरकार ने एक आदेश दे दिया कि जिसने भी फीस बढ़ानी है वो 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक अपनी हमें बता दे कि उसकी कितनी फीस होनी है। अरे भाई, जो काम तुम्हें दिसंबर में करना चाहिए था, जनवरी में करना चाहिए था, फरवरी में स्कूलों की मीटिंग करके, कमेटी की मीटिंग बुला करके आपको भेज दिया जाता है कि अगले साल से हमारी मीटिंग होगी। अब आप 1 से लेकर 15 अप्रैल तक ये सारा ब्यौरा मांग रहे हैं। कब आप परमिशन देंगे, कब वो लागू होगा? तो उसका मतलब पेरेंट्स लड़ेगा ना कि आपने जो प्रोस्पेक्टस छापा था 31 मार्च से पहले। सुखपाल सिंह तूर साहब, मुझे ये बताएं, हर साल प्रोटेस्ट होता है, एक एकेडमिक सेशन का फेज है, अप्रैल से मई तक प्रोटेस्ट होगा और उसके बाद सब लोग अपने अपने काम में जुट जाएंगे। तो आपने इतने सारे प्रोटेस्ट किए, उससे फायदा क्या हुआ? देखिए मैम, फायदा तो अभी तक हमें कुछ ऐसा नहीं दिख रहा। उससे पहले, जो प्रोटेस्ट से पहले, मैं कुछ आंकड़े आपकी इजाजत चाहूंगा कि मैं आंकड़े आपके सामने रखूं। इस साल जो है सरकार की तरफ से जो फीस वृद्धि जो अलाउ की गई है वो की गई है 10.4%। पिछले साल अगर हम बात करें तो वो थी 10.7%। और अगर हम किसी के एक बच्चे की बात कर रहा हूं, अगर हम 2 बच्चे की हम बात करते हैं तो मोटा मोटा जो है वो हर साल जो है वो 20 से 21% फीस बढ़ती है। उसके साथ जो है अगर हम सब जूनियर, जूनियर सेक्शन चेंज करते हैं, उसके साथ फीस बढ़ती है। तो पेरेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि हर 3-4 साल के अंतरकाल के अंदर जो है वो अगर हम कंपाउंड करें तो फीस जो है वो डबल हो जाती है। लेकिन अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी हमारी नहीं बढ़ती। अगर हम देखें ऑन एन एवरेज 5-6-7% ही सैलरी बढ़ती है। हमने टाइम टू टाइम प्रोटेस्ट किया, सरकार को भी आग्रह किया, सिस्टम को भी जो है वो बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो एक्ट बने हैं वो एक्ट बन तो जाता है लेकिन उनको एनफोर्स नहीं किया जाता। और अगर एनफोर्स भी होता है तो वो लेटर एंड स्पिरिट में नहीं होता। जैसे सर मेरे से पहले कह रहे थे कि बैलेंस शीट जो है वो स्कूल की वो शेयर की जाती है। माफ कीजिए सर, वो बैलेंस शीट जो है हम लगातार मांगते रहते हैं, वो नहीं मिली। जहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में जो 15% का कोविड का फी रिफंड का इश्यू चल रहा था, वहां पर कुछ स्कूल सुप्रीम कोर्ट में गए थे और वहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन स्कूलों को कहा कि आप 4 साल की अपनी बैलेंस शीट डिपॉजिट करिए। आप यकीन मानिए, सिर्फ 3 स्कूल को छोड़ के यूपी में कोई भी प्राइवेट स्कूल आगे नहीं आया बैलेंस शीट जमा करवाने में। तो मोटा मोटा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम प्रदर्शन करते हैं, हम अपनी आवाज सकारात्मक तरीके से उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके जो रिजल्ट है वो नहीं आ पाते। जी, तो इति भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। उन्होंने अपना चेहरा छुपाया हुआ है इसलिए क्योंकि वो चाहती नहीं है कि जो उनके ख्याल हैं वो जो टीवी पे दिखें, उनकी बच्ची को तकलीफ हो क्योंकि वो स्कूल में पढ़ती है। इति, सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट या कलकत्ता हाई कोर्ट या पटना हाई कोर्ट बार बार कुछ ना कुछ कहता है। उन लोगों का कहना है कि एक क्लैरिटी हो फीस पर, शिक्षा हर कीमत पे मिलना चाहिए लेकिन शिक्षा को बेचना नहीं चाहिए। तो जब आपके जैसे पेरेंट्स जब सवाल उठाते हैं या फिर एक सेशन से दूसरे सेशन, एक क्लास से दूसरे क्लास में अपने बच्चों को भेजते हैं, तो कितने सवाल आप फेस करते हैं? मैम मैं बिल्कुल, जैसे अभी सुखपाल सर ने बोला, मैं बिल्कुल इनके साथ जुड़ी हुई हूँ और मैंने बिल्कुल ये देखा है कि स्कूल प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं करता। और ये जैसे अभी सर बोल रहे थे कि ऐसी बैलेंस शीट मिलती है, कुछ है, वो कुछ हमें नहीं मिलती है। 15% तो कुछ आया नहीं। और अब इस साल इन्होंने 10% हमारी फिर फीस बढ़ा दी। बहुत अच्छे बड़े स्कूल में पढ़ते हैं नोएडा के, जिसमें हर साल 10% फीस बढ़ जाती है और उसी के साथ उनकी यूनिफॉर्म हर साल चेंज हो जाती है और इनके अलग शूज हो जाते हैं। पता नहीं अब इस साल ट्रैक सूट लगा दिया गया है। मतलब एक बच्चे का ही हमें भार इतना ज्यादा हो जाता है और जहाँ पे इस महंगाई में हमें 2-2 बच्चों को पालना है। तो मुझे ना सरकार की तरफ से कोई ऐसी नीति पेरेंट्स को बचाने वाली दिखती नहीं है। मुझे ऐसा लगता है सरकार पूरी तरह से इन स्कूल के साथ है और वो जैसे शिक्षा का निजीकरण कर रहे हैं ना, जो बहुत अच्छे से एक तरीके से व्यापार बना रखा है, सरकार पूरा उनको सहयोग दे रही है। पेरेंट्स की कोई नहीं सुनने वाला। मैम आप हमारे साथ रहिए क्योंकि हम शैलजा से पूछेंगे, इनकी कौन सुनेगा? न्याय के लिए न्यायालय है और जो उसके पास जाएगा उसको वहाँ न्याय मिलने की पूरी उम्मीद रहती है।
अभी स्कूल गए हैं कि हमें न्याय चाहिए, हम फीस क्यों नहीं बढ़ाए, इतना एस्केलेशन हो रहा है चीज़ों का, इन्फ्लेशन हो रही है और चीज़ें हैं बहुत सारी। सर ने बात बताई कि स्कूल को चलाने के लिए हमें पैसा चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा। वो दिल्ली हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट करते हुए बोला कि भाई दिस इज़ अलाउड। क्यों अलाउड है? क्योंकि ये इनकी राइट है, राइट टू प्रोफेशन है। हम इनसे इनका एक कार्य करने का तरीका जो है, ये फंडामेंटल राइट है, हम नहीं छीन सकते। पर पेरेंट्स की बात ये है कि ये किसी लग्जरी के लिए नहीं आवाज़ उठा रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि हमें लग्जरी कार चलानी है, आप उनका प्राइस डाउन करिए। इनकी रिक्वेस्ट ये है कि जो राइट टू एजुकेशन है वो किसी भी बच्चे का है, वो बराबर है, वेदर वो EWS कैटेगरी का है चाहे वो और कहीं से आता है। बच्चे का बैकग्राउंड उसकी राइट टू एजुकेशन को डिफाइन नहीं करता है। राइट टू क्वालिटी एजुकेशन वो हर किसी को मिलना चाहिए। अब सरकार कोशिश कर रही है कि सरकारी स्कूलों को अच्छा बनाया जाए, प्रयास है, बट क्या इतने ज़्यादा बच्चे जो पब्लिक स्कूल्स में पढ़ते हैं उनको गवर्नमेंट स्कूल में अकोमोडेट तो नहीं कर सकते? EWS कैटेगरी आपने बना दी, उतना भार वो उठाएंगे आपका, पर बाकी सबके लिए जो पब्लिक स्कूल जा रहे हैं उनके पेरेंट्स पे भार क्यों बढ़े? उसका रीज़न ये है कि अब जब गवर्नमेंट जो दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है उसमें लिखा हुआ है रीजनेबल। मैं हर चीज़ में अच्छी चीज़ों को ढूंढने का प्रयास करती हूँ। ऑर्डर आया विच सेज रीजनेबल, आप फीस बढ़ा सकते हैं। तो अब दायित्व जो आता है वो गवर्नमेंट पे आता है, सरकारों पर आता है कि आप उस रीजनेबल जो वर्ड है उसको डिफाइन कीजिए, वैसे ही डिफाइन कीजिए जैसे कि प्रोपोर्शनेट होता है टू इन्फ्लेशन। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे पैरामीटर्स बनाए जाते हैं, आप DA को ले लीजिए, DA इंक्रीज होता है, इट इज़ ऑन सर्टेन पैरामीटर्स कि अच्छा इतना ये हुआ तो हम इसको ऐसे इंक्रीज कर देते हैं। तो एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, ना तो स्कूल को नुकसान हो और ना पेरेंट पे उतना भार पड़े जो वो सक्षम ना हो उसको ग्रहण करने के लिए। सही कहा आपने। और ये मुद्दा क्योंकि बार बार उठ रहा है और बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल और स्ट्रॉन्ग स्कूल्स हैं, इसलिए मैं डॉक्टर गिरिजा के पास अब आऊँगी क्योंकि आप चेयरमैन हैं संस्कृति ग्रुप ऑफ स्कूल के। एक बहुत ही मशहूर स्कूल है, इन्फ्लुएंशियल स्कूल है, तो क्या आप नियम और नीति को अगर मान लिया कि रोका नहीं जा सकता है कि ऐसे फीस बढ़े, लेकिन क्योंकि आप लोग इतने पावरफुल हैं और इन्फ्लुएंशियल हैं, तो क्या आप कोशिश नहीं कर सकते कि कुछ नियम बने, कोई नीति बने जिससे ये जो फीस लगातार बढ़ रही है, क्या वो यूनिफॉर्म के नाम पर हो या बुक्स के नाम पर हो, उस पर स्टॉप लगे, उस पर रोक लगे? आप सबको मेरा नमस्कार। स्कूलों की फीस बढ़ाना, किस तरह बढ़ाना, यह एक अति महत्वपूर्ण विषय है और हर स्कूल का ये उत्तरदायित्व है कि फीस का पुनः आकलन एक निष्पक्ष एंड पूर्वानुमानित रूप से, प्रेडिक्टेबल सिस्टम से उसको किया जाए। तो ये इसका जो मुख्य उत्तरदायित्व है वो केवल स्कूल पर ही नहीं है, उसके 3 प्रमुख स्टेक होल्डर्स हैं। उसमें विद्यार्थी हैं, उसमें अभिभावक हैं और उसमें जो स्कूल को पूरा चलाने वाला स्टाफ है, वो टीचर्स है, एसोसिएटेड स्टाफ है। इन तीनों का इसमें प्रमुख योगदान है और इन तीनों को हित को ध्यान में रखना है। तो इस हित को कैसे ध्यान में रखा जाए कि स्कूल की फीस बढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि उसको बढ़ाने का अब पैमाना क्या है स्कूल की फीस को बढ़ाने के लिए, कि उसमें प्रमुख चीज है इन्फ्लेशन। जैसा भी मैडम ने कहा, वो एक बहुत बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वी कैन नॉट इग्नोर दैट। तो इन्फ्लेशन एक है और उसके साथ ही साथ स्कूल ने अपनी पूर्ण मूलभूत सुविधाओं को अपग्रेड करना है, स्कूल को चलाना है, जो स्टाफ है उनकी देखरेख करनी है। तो इन तीनों को बैलेंस करना पुनः आकलन से पूर्व, यानी फीस रिवीजन से पूर्व, इन तीनों को बैलेंस करना स्कूल की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। उससे स्कूल वंचित नहीं रह सकता है। लेकिन स्कूल को फीस बढ़ाना आवश्यक है, जैसा हर कोई मानता है कि स्कूल को फीस बढ़ाए बिना किस तरह से ये होगा। लेकिन उसका अनुचित लाभ उठाना कि स्कूल में हर साल फीस बढ़ाई जाए, लेकिन उसको जो स्कूल में फीस बढ़ाना चाहते हैं उसका अनुचित लाभ उठाना, ये तो कोई तर्कसंगत बात नहीं है। ये बिल्कुल भी तर्कसंगत बात नहीं है। बैलेंस करना इन तीनों में
जरूरी है, स्कूल में हर साल की प्रगति आवश्यक है। अभी मैडम ने एक चीज कहा कि सरकार का इसमें मतलब सरकार का क्या योगदान कानूनन रूप में। मैं महाराष्ट्र के विषय में कह सकता हूं कि महाराष्ट्र में एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही योग्य कानून बना है कि फीस 2 साल में केवल एक बार ही बढ़ाई जा सकती है और वो 15% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर श्रीमली के पास चलती हूँ क्योंकि आप नेशनल करियर काउंसलर हैं। जो इति जैन एक पेरेंट हैं, उनका कंसर्न्स वैलिड है कि स्टेशनरी कैंपस में बिक रही है, बुक्स कैंपस में अब बिक रहा है, स्कूल ड्रेस, मोजे, जूते पर क्या कॉस्ट है जो मार्केट के कंपैरिजन में बढ़ा हुआ रहता है ज्यादातर केस में, तो उस पर कौन जिम्मेदारी लेगा, उसका जवाबदेह कौन होगा? नहीं, बात आपकी सही है। अगर इस तरह की एक्टिविटी स्कूल के कैंपस के अंदर होती है तो सरकारें और जो इनके ऊपर जो ऑर्डर करने वाले लोग वो बड़े ध्यान से देखें। अगर ऐसी कार्रवाई होती है तो उसको व्यवसायीकरण को रोकना चाहिए। टोटली दुकान की बात हो गई कि हर सामान आप बेचेंगे, आप बाउंडेड नहीं कर रहे पेरेंट्स को कि वो सामान यहीं से खरीदे। आप अपना प्रोडक्ट या अपना जो तरीका है वो बता दीजिएगा। जहां तक फीस के कंसर्न में मेरी बात आपसे ये है कि फीस बढ़नी चाहिए, नो डाउट बढ़नी चाहिए, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन के लिए कुछ इनोवेटिव काम करने होंगे। तो वो जो इनोवेटिव या नयापन जब हम लेके आएंगे तो उसके ऊपर खर्चा लगेगा। तो वो खर्चा कहाँ से होगा और वो खर्चा किस पर किया जा रहा है, ये बात भी देखनी होगी। तो पेरेंट्स को थोड़ा ये समझना होगा कि अगर फीस में बढ़ोतरी हो रही है और वो एक बैलेंस बढ़ोतरी हो रही है तो उसको देना चाहिए, क्योंकि महंगाई तो बढ़ ही रही है। उस महंगाई के अनुपात में जो दूसरी चीज है, वहां काम करने वाला स्टाफ, हर एक स्टाफ, टीचर नहीं, हर एक स्टाफ, वहां का जो भी एक पियोन भी है, उसको भी सैलरी इंक्रीज होने का एक हमेशा रहता है कि इस साल मेरी सैलरी बढ़ी। तो स्कूल में फीस बढ़नी चाहिए, उसका एक मात्रा लिमिट होनी चाहिए। उसके आधार पर जहां तक आपने इन बातों का जिक्र किया है कि स्कूल में सारी चीजें बिकती है या स्कूल कंसर्न करता है, वो बिल्कुल गलत है। उस पर हमें अंकुश लगाना चाहिए। अगर ऐसा कुछ करता है तो पेरेंट्स को भी आवाज उठानी चाहिए और जो भी इसके ऊपर नियम कायदे बनाने वाले लोग हैं। जो इति बोल रही हैं, हाँ इति आप बोलना चाह रही थी, प्लीज गो अहेड। हाँ जी, ये तो आप सही कह रहे हैं, अंकुश तो लगना चाहिए। लेकिन देखिए सेशन स्टार्ट हो गया अप्रैल में, अब अंकुश लगाते लगाते मान लो जून चला जाता है तो हमारे बच्चे की तो 3 महीने की जो पढ़ाई है वो तो खत्म ही हो गई। और अंकुश लगाने के लिए जाए कहाँ? हम पेरेंट्स को बताएं तो सही कि कहाँ पे जाए वो और कहाँ उनकी बातें सुनी कहाँ के जाएगी। लिए मैं ये कह सकता हूँ कि आप अकेले एक पेरेंट्स जाते हुए डर रहे हैं, आपको लगता है कि मैं मेरी बच्ची के साथ कुछ गलत हो जाएगा या उसके साथ, आप कुछ पेरेंट्स, सजग पेरेंट्स जिसको हम कह सकें, वो अगर स्कूल को ये सजग करवाएं कि ये काम आपका गलत है, अगर आप इसी तरह करते रहेंगे तो इसकी सूचना हम सुखपाल जी से मैं पूछती हूँ, सुखपाल जी अगर यूनाइटेड होकर के पेरेंट्स जाएंगे तो कितना रिस्पॉन्ड करते हैं स्कूल मैनेजमेंट? करना पड़ेगा मैडम, करते नहीं है, करना तो पड़ेगा। बोलना आसान है लेकिन होता नहीं है। बोलिए सुखपाल जी। देखिए स्कूल एंटरटेन ही नहीं करते। अगर आप 4 पेरेंट्स चले जाएंगे तो स्कूल सीधा कह देते हैं कि हम 4 पेरेंट्स से नहीं मिलेंगे। और यहाँ तक कि मैं ऑन एयर कह रहा हूँ कि थ्रेटन किया जाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बच्चों को टारगेट किया जाता है। हमने पीछे देखा है जब ये क्लासेस हुई हैं, ऑनलाइन क्लासेस से कैसे जो है बच्चों को वंचित किया गया है। तो ये बहुत कहना आसान है कि आप यूनाइटेड होकर जाइए, यहाँ तक कि जब पेरेंट्स यूनाइटेड हो तक के जाते हैं तो उनको गेट के अंदर तक भी घुसने नहीं दिया जाता। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जिन स्कूलों को हम शिक्षा का मंदिर मानते हैं और जिन स्कूलों को बच्चे जो है हम अगर हम नर्सरी से अगर एडमिशन करवाते हैं और हम 12वीं से निकलेंगे तो हम 12-14 साल जो है उन स्कूल के साथ हमारा वास्ता रहता है और हमारे बच्चे जो है वो स्कूल में ज्यादा और घर में कम रहते हैं। लेकिन ये कोविड में हमें स्पेशली ये सिखाया कि माफ कीजिएगा, ये कहते हैं कि स्कूल्स आर मेयर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, दे आर नो मोर टेम्पल्स ऑफ एजुकेशन। और ये जैसे सर कह रहे हैं कि वहां जाकर जाइए, आप करिए, हमने विरोध किया, यहाँ तक कि हम जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पर भी जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली विद ऑल ड्यू रिगार्ड द लॉबी इज सो स्ट्रॉन्ग that the district administration is not able to take any concrete steps. तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और पटना हाई कोर्ट हो या फिर जून 2023 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा शिक्षा को किसी भी कीमत पर नहीं बेचा जा सकता। दिसंबर 2020 में
सरकार की सिफारिशों के मुताबिक ही फीस ले सकेंगे प्राइवेट स्कूल। राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है अगस्त 2020 में स्कूल अपनी फीस का ब्यौरा सार्वजनिक करे। सब चीज होने के बावजूद कुछ नहीं हुआ और इति के जैसे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अब डेस्परेट हैं और परेशान हैं। जी, आप बोलना चाह रहे थे। मेरा कहना यह है कि हर स्टेट में फीस के हिसाब से स्कूल है, पर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अपनी एम्बिशस बढ़ा देता है और अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ऐसे स्कूलों में भी बच्चे दाखिल करा देते हैं जहां उनके लिए फ़ीस देना बड़ा भारी हो जाता है। ये नहीं है कि दिल्ली के, हिंदुस्तान के सभी स्कूलों की फ़ीस एक बराबर है। फ़ीस कम वाले भी हैं, ज़्यादा फीस वाले भी हैं। पेरेंट्स पहले तो स्कूल में बच्चे को दाखिला कराने से पहले ये सोचें कि क्या मेरी कैपेसिटी में वो है। पेरेंट्स की कैपेसिटी यूजुअली हर साल तो बदलेगी नहीं जी, लेकिन स्कूल तो फीस और जिस तरह का रिक्वायरमेंट्स है वो तो हर साल बदल रहा है और वो भी कैटेगरी जो है कंपलसरी कैटेगरी में डाल देता है। कपड़ा आप यहीं से लीजिए, यूनिफॉर्म यहीं से होगा, पेंसिल कॉपी स्टेशनरी सब यहीं से होगा, कैंपस से लीजिए, तो वो तो स्कूल अपना कंपलसरी कर रहा है ना। देखिए, मैं उसका This comes कभी भी into- ये आर्बिट्ररी में आएगा। मैं बताता हूं। इसीलिए सरकार के लिए पैरामीटर बनाना, गाइडलाइन बनाना बहुत जरूरी मैं है। ना इसके लिए कभी भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। हाँ। स्कूल की कभी मैं इस बात के लिए सपोर्ट नहीं करता। बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द पब्लिक स्कूल एसोसिएशन, मैं कभी इसको सपोर्ट नहीं करता। मैं पेरेंट्स को कहता हूँ कि भाई आपके ऊपर ये कंपल्सन नहीं है, आप स्कूल से लें या स्कूल के बाहर से लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। पहली तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जो पेरेंट्स हैं उनको आवाज़ ये उठानी चाहिए कि ये 25% बच्चे का खर्चा मैं क्यों उठाऊं। जिस दिन ये समस्या का समाधान हो गया, स्कूलों की फीस बढ़नी खत्म हो जाएगी। कोई स्कूल फीस बढ़ाना नहीं चाहता। करती है ये लॉजिक से, बिल्कुल हमको लगता है सही ये इनसेंसिटिव नहीं मुझे पॉइंट ऑफ व्यू है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ ये उसको। इनसेंसिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन आप बताइए थी 3 बच्चे मिलकर एक बच्चे की फीस उठा रहे हैं। क्योंकि जिस स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ रहा है अभी, तो उस स्कूल में अभी कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं चल रही है मैम, तो अब हम तो वो भी 25% वैसे ही उठा रहे हैं। तो ये तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। मैं आपका आईबी का स्कूल होगा, आईबी के स्कूलों में ईडब्ल्यूएस लागू नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है नहीं, कि सर, अगर CBSE स्कूल का स्कूल है मैनेजमेंट मेरा। एसोसिएशन अगर अपनी जिम्मेदारी राइट टू एजुकेशन के लिए कर रहा है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, तो वो उनकी जिम्मेदारी है। हाँ जी, बाकी सब पेरेंट्स की थोड़ा स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी जिम्मेदारी है। और उनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है। मुझे ये बताएं डॉक्टर गिरिजा जी, अगर जो इति का कहना है कि आप अपने कैंपस को एक सेल्समैन की तरह खोल देते हैं और इस तरह का कंपलसरी डिसीजन लेते हैं जो आर्बिट्ररी की कैटेगरी में आएगा, तो आप तो उनको परेशान कर रहे हैं ना। हाँ मैडम, जहाँ तक इसका सवाल है कि आर्बिट्रेरी कैटेगरी या कंपल्शंस, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स कंप्लीटली। मैं फीस रिवीजन के विषय में मैंने कहा कि बहुत जैसे महत्वपूर्ण विषय है, और महाराष्ट्र में एक सिस्टम जो लागू किया है वो बहुत पूरे अभिभावकों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और स्टाफ के लिए, सबके लिए लाभदायक है, क्योंकि वो तीनों के हितों को ध्यान में रख के क्या करा गया है कि आप 2 साल में केवल 15% फीस बढ़ा सकते हैं। और वो दो साल के अंदर इसका अर्थ ये नहीं है कि आप वो पूरी की पूरी 15% फीस बढ़ाएं। वो आप जो उनकी वास्तविक आवश्यकता है, जो कि इन्फ्लेशन को देख करके जो उनकी वास्तविक आवश्यकता है, उस वास्तविक आवश्यकता के हिसाब से वो फीस को केवल बढ़ाएं। और उससे अभी तक हमने देखा है कि सारे लोग खुश रहते हैं। उनको पूर्वानुमान के हिसाब से ये निश्चित है कि फीस बढ़ाना आवश्यक है, लेकिन पैरामीटर्स तो उसका वही है। दिल्ली में जैसे कंपल्सन है कि आपको उतनी सैलरी देनी है जितनी गवर्नमेंट स्कूल में दी जाती है, या 7th पे कमीशन लागू होता है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होता है, वो दिल्ली में भी लागू होगा। बाकी स्टेट में ऐसा नहीं है। बाकी स्टेट में, महाराष्ट्र की बात करें, वहाँ ऐसा नहीं है कि आपने उतनी ही सैलरी देनी है जितनी गवर्नमेंट देती है। वहाँ ऐसा नहीं है। आंध्र प्रदेश में ऐसा नहीं है। एक प्रश्न मेरा भी है, ईडब्ल्यूएस जब नहीं था तब क्या स्कूल की फीस नहीं बढ़ती थी? तब इतनी फीस नहीं बढ़ती थी। 25% का जो बोझ पड़ रहा है, आप इस पे ध्यान दीजिए कि 3 बच्चे मिलकर एक बच्चे का बोझ उठा रहे हैं। वो पेरेंट्स ने क्या गुनाह किया? हम क्यों उठाए? मैनेजमेंट क्यों उठाई? कब तक उठाएगी? ये जिम्मेदारी तो कब आपकी तक उठाएगी? अगर नहीं, नॉन प्रॉफिट, आपकी अपनी जिम्मेदारी क्या बनती है? आप पेरेंट्स पे क्यों डाल रहे हैं? ओवरऑल इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं
मैनेजमेंट सबसे पावरफुल स्टेक होल्डर वो है। सब मिलके उठाए ना, वो सब मिलके उठाएं। वो आप क्यों नहीं उठा नहीं, सकते? मैनेजमेंट कब तक उठाएगी? सरकार क्यों उठाए जो इसके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी है सरकार ने? जब केंद्र सरकार उनको पैसा देती है, केंद्र सरकार जब पैसा देती है स्टेट सरकार को, तो वो पूरा पैसा क्यों नहीं देते? वो शैलजा फीस जी, स्कूल की 6,000 है, शैलजा जी, सरकार देती है 2,000, वो सवाल भी ये नहीं है देती। कि इति जैसे पेरेंट्स के राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए? बच्चों की राइट है, पेरेंट्स की राइट चाहे कानून सुने ना सुने, बट बच्चों की राइट जरूर सुनी जाएगी। उसके लिए जो स्कूल एसोसिएशन ने किया है, त्राहिमाम, पेरेंट्स को भी वही करना पड़ेगा। गो टू द कोर्ट, कोर्ट से आप अपने लिए राहत मांगिए कि ये मेरी राइट टू एजुकेशन है, मुझे क्वालिटी एजुकेशन इस पैरामीटर में चाहिए। रिलीफ उस रीजनेबल वर्ड पे ही मिलेगा। दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, इट सेज रीजनेबल। उस रीजनेबल वर्ड को अगर गवर्नमेंट डिफाइन करेगी, जब गवर्नमेंट डिफाइन करेगी तो उतनी ही फीस बढ़ेगी जितनी गवर्नमेंट अलाउ करेगी। नहीं, लेकिन ओवरऑल इशू है कि हम लोग एक टाइम फ्रेम अप्रैल से मई के बीच में हम लोग भी चर्चा करते हैं, और प्रोटेस्ट जो होता है सुखपाल तूर जी के तरफ से, वो भी इसी पीरियड में होता है। उसके बाद सब लोग नॉर्मल लाइफ में चले जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर पेरेंट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा तो क्या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स 7th 8th जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगे वो एजुकेशन के स्पेस से निकलते जाएंगे, क्योंकि वो अफोर्डेबल डिग्री में नहीं आएगा, एजुकेशन अनअफोर्डेबल होता जाएगा। और मुझे इस बात की बेहद तकलीफ है कि इति को अपना मुंह छुपाना पड़ा, आज चेहरा छुपाना पड़ा, इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि मेरे बच्चे को थ्रेटन किया जाएगा, एक नए तरीके से प्रेशर दिया जाएगा। किस तरह के प्रेशर होते हैं सुखपाल जी? देखिए मैम, प्रेशर से पहले मैं ईडब्ल्यूएस के आंकड़े सामने रख देता हूं। जैसे सर कह रहे हैं, मैं अगर पिछले 2-3 साल के आंकड़े की बात करूं तो मात्र 25% जो स्कूलों ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में दाखला दिया है। तो पहले तो हम ये स्पष्ट रहे कि हम जो 100% जो है अगर हमें रखना है तो उसका जो है हमने सिर्फ चौथा हिस्सा ही हम ईडब्ल्यूएस के कर रहे हैं। तो हम पहले ही जो है जो राइट टू एजुकेशन है हमने उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर लिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वालिटी के ऊपर, क्वालिटी की अगर हम बात करें तो हम फीस तो दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी एक सर्वे आया ASER का, उसमें ये बताया कि फर्स्ट से लेकर 8th तक जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उसमें से 30% ट्यूशन ले रहे हैं, यानी कि उसका भी एक्स्ट्रा बर्डन जो है वो पेरेंट्स पे पड़ रहा है। उसके बाद अगर हम एक और स्टडी आई है जिसमें 75 to 80% जो स्कूल्स हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में स्पोर्ट्स फैसिलिटी या तो है नहीं बिल्कुल, या पर्याप्त मात्रा में या फैसिलिटीज लैकिंग है। तो यानी स्पोर्ट्स के लिए भी पेरेंट्स को आउटसाइड फैसिलिटीज का सहारा लेना पड़ता है। तो यहाँ चैलेंज जो है सिर्फ मैम ये नहीं है कि आप पैसा दे रहे हैं, पैसा देने के बाद जो है स्कूल्स ने जो मॉल बना रखा है कि आप स्टेशनरी भी यहाँ से लीजिए, उनसे ड्रेसेस भी यहाँ पर लीजिएगा, आप विरोध भी मत करिएगा और अपने हिसाब से पैसे भी दीजिएगा। उसके बाद भी जो क्वालिटी है ऑफ एजुकेशन और स्पोर्ट्स जो फैसिलिटीज हैं वो भी प्रोवाइड नहीं होती, उसके लिए भी पेरेंट्स को एक्स्ट्रा देना पड़ता है। ऑन एन एवरेज एक आम नागरिक जो है आज की डेट में अपने बच्चे पे 25 से 30% जो हिस्सा है वो एजुकेशन के ऊपर स्पेंड कर रहा है, जो एक बहुत बड़ा कंसर्न है मैम। डॉक्टर चंद्रा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो पेरेंट्स पर लेटर स्टेज में स्कूली के दौरान हायर स्कूल में एक बोझ बनते जाते हैं? मतलब एक होता है ना जो पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि हर दिन स्कूल का कुछ ना कुछ डिमांड आ रहा है, यहाँ भेजिए, वो करवाइए, ये करवाइए, तो वो लोग बोलने लगते हैं कि नहीं अब दिक्कत हो रही है पढ़ाने में। नहीं, अगर ऐसी कोई दिक्कत पेरेंट्स को आ रही है तो वो दूसरी स्कूल से कंसर्न करें। अगर लग रहा है कि इसी स्कूल में ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो दूसरी स्कूल को क्यों नहीं चयन करती है, वही उसी स्कूल को क्यों कंटिन्यू करना चाहते हैं। मुझे तो इस बात का भी समझ नहीं है। पेरेंट्स को अगर लगता है कि मेरा बच्चा जिस स्कूल में जा रहा है वहां पे ये सब चीजें हो रही है, एक तरफ तो या तो वो आवाज उठाए, आवाज नहीं उठा पाते हैं कि भाई बच्चे मान लीजिए पर प्रेशर आ जाएगा, तो आपके पास दूसरा चयन तो हो सकता है, आप उस चयन पर क्यों नहीं जाते? अगर आप उस चयन पर जाएंगे तो आपको अपने हिसाब से जो चीजें चाहिए वो मिल जाएगी। जवाब है क्या आपके पास? भाई आपको लगता है कि इस स्कूल के साथ में हमें प्रॉब्लम है या हमारे बच्चों को लेकर, फीस को लेकर,
अब जैसे अभी सर ने कहा कि ये चीजें नहीं है, अब आप एक तरफ तो कह रहे हैं ये चीजें नहीं है, और अगर इन चीजों को लागू कर दें और फीस उसके बढ़ेगी। एवज में चलिए इति इसका जवाब उसके, है आपके सर मेरी पास, बात पूरी सुनिए, इसका जवाब पूरी बात देंगे सुनिएगा। आप? मैम ये तो चाह रहे हैं कि हर साल ही हम अपना स्कूल चेंज करते रहें और फिर नहीं, वो हर होता है साल ना नहीं। एनुअल सुविधाएं आप- चाहिए। मैडम ने कहा ये वही नर्सरी से इकोनॉमिक, लेके कई ये सालों तक ईडब्ल्यूएस आपने का उसको जो देखा। आर्ग्यूमेंट है वो मैम, आप लोगों इनका ये देते रहते हैं कि सीधा सारे मतलब है, पेरेंट्स स्कूल हर नहीं साल बदलेगा, स्कूल बदलते पेरेंट्स रहें, स्कूल बदलेगी स्कूल बस। कैंपस को इस्तेमाल किया जाए इस तरह की बिजनेस के लिए, और उसके बाद इति के जैसे देखिएगा, पेरेंट्स बार बार इसका- बदलते इसका रहे, मतलब बोले तो- जाए इसका कि मतलब तो आप चयन आपको करिए अपनी- दूसरा स्कूल, ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। आपको स्कूलों पर फेथ नहीं है। ये बहुत ही करना पड़ेगा। इनसेंसिटिव आर्ग्यूमेंट मैं फिर से बोलूंगी सुखपाल जी। सुविधाएं नहीं, अगर इति चाहिए। जैन और सुखपाल जी से मैं बोलूंगी, प्लीज बोलिए। हाँ जी मैम, ये यही चाहते हैं बस हम, मतलब स्कूल की तरफ से कोई मदद नहीं है, हमें हर बार स्कूल चेंज करना है, बट हर बार जब भी स्कूल चेंज करेंगे तो आज स्कूल 10% बढ़ा रहा है, जिसको दूसरी बार चेंज करेंगे क्या पता वो 15% बढ़ा दे, वो तो हमसे कोई कंसर्न हो ही नहीं रहा है, फिर वो स्कूल हमें महंगा लगेगा। क्योंकि जब मैंने अपने बच्चों को स्कूल में डाला था तब वो मेरे लिए बिल्कुल अफोर्डेबल था, ऐसा नहीं था वो अफोर्डेबल नहीं था, मैंने बिल्कुल सब कुछ सोच के ही डाला था, बहुत ज्यादा महंगा नहीं, बिल्कुल ऑन एन एवरेज स्कूल डाला था, बट उसका वो बढ़ते बढ़ते 10%, हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही है इतनी 10% करके, वो स्कूल ही हमें, अब वो स्कूल आउट ऑफ द रीच होता जा रहा है, तो अब मैं दूसरा स्कूल ऐसा ढूंढूं जो फिर आउट ऑफ द रीच नहीं है, वो 2 साल बाद फिर आउट ऑफ द रीच चला जाएगा, तो पेरेंट तो यही काम करता रहेगा और बच्चा कैसे एडजस्ट कर पाएगा हर साल दो अलग अलग स्कूल्स में। आप पीटीए में अपनी बात रखें ना, पीटीए है जो आपकी बात सुनने के लिए मैनेजमेंट के साथ इसमें बैठा है, जो है, पीटीए में जो आप अपनी पेरेंट आवाज़ है, उठाइए। हर साल जो पीटीए, हर महीने पीटीएम होती है, उसमें आप पीटीए जो आपके प्रतिनिधि चुन के जाते हैं उनके सामने बात रखें, पर सर, ये कह देना PTM कि की जो- स्कूल फीस जब बढ़ाता है, जो फीस PTM की स्कूल की डिटेल होगी, मजबूरी है, चाहे उसको बैलेंस टीचर्स शीट को की भी डिटेल देना होता है। होगी, मुझे लग रहा है उसको स्कूल एक बनना क्लास हो, के इसकी पीछे सारी 1.5 टीचर डिटेल रखनी आप पड़ती है। अगर स्कूल को आपके बच्चे वेबसाइट या पे कोई डालनी बच्चा, होती है, कोई टीचर वो स्कूल में वेबसाइट छुट्टी पे पे चली नहीं जाती है तो जाती, सरकारी एक स्कूल की तरह आपके ट्रांसपेरेंसी क्लास नहीं में रहती, बिल्कुल। टीचर को सुखपाल हम जी, प्रोवाइड सुखपाल करते जी हैं। रुके, जरा बोलने दें, इनकी बात खत्म होने दें, मैं बिना आऊंगी। हम आपके अगर एक क्लास के पीछे 1.5 टीचर रखते हैं, अगर किसी बच्चे की कोई टीचर छुट्टी करके जाती है तो आपका बच्चा बिना टीचर के नहीं होता क्लास में। हम सुखपाल जी, आपके चलिए हर मैं बच्चे को और आपको- वो सुविधाएं देते हैं जो उसको चाहिए। नहीं, सुविधाएं की तो बात कर रहे हैं आप। हाँ। देखिए, पर आपको ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, मैं फिर आपके सामने बोल रहा हूं, पेरेंट्स आवाज उठाए कि सरकार पूरा पैसा जितना वो खर्च करती है उतना ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए दे, हम उनको पढ़ाने को आप तैयार अपनी है। जिम्मेदारी सरकार अपनी पे जिम्मेदारी थोप रहे हैं। नहीं, सरकार ने जो सरकार ने कहा कि आपकी जिम्मेदारी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आपकी भी जिम्मेदारी है, पूरे समाज की जिम्मेदारी है, लेकिन पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वो क्यों आपका अगर जो इशू है, मैनेजमेंट के पास इतना मैनेजमेंट जरूर होता है कि वो देख लें। चलिए सुखपाल जी 30 सेकंड्स आपको, फिर मैं लास्ट वर्ड यहां पर जो महिला है शैलजा जी उनको बोलूंगी। चलिए मैम देखिए, अगर सब कुछ ही पेरेंट्स को करना है, प्रोटेस्ट भी उनको करना है, हर साल स्कूल भी उनको है बदलना है, आवाज भी उनको उठानी है और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सब कुछ करना है, तो हम जो है, हमने ये सिस्टम क्यों चुना? हम तो कोई भी स्कूल अगर हम एडमिशन लेते हैं तो बहुत केयरफुली उसको अफोर्डेबिलिटी, उसकी अप्रोचेबिलिटी, उसको एक्सेसिबिलिटी हम चेक करते हैं और एक विश्वास से जाते हैं। पहले हमें डाला जाता है कि आपसे एडमिशन फीस नहीं ली जाएगी, ये नहीं लिया जाएगा, सब किया जाएगा, उसके बाद एडमिशन ले लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी के मामले में अगर स्कूल्स हर साल अपनी बैलेंस शीट वेबसाइट पे डालें या पेरेंट्स के साथ जो बोर्ड है वहां पर उसके वो सिस्टम आपने इसलिए चुना कि सरकारी स्कूलों से आपका विश्वास उठ चुका है, सरकार वो चीज नहीं दे पाई जो आपको मिलनी चाहिए। सिस्टम का सुधार सिर्फ इसी में है कि बजाय इसके कि स्कूल और पेरेंट में आपस में युद्ध हो, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, पैरामीटर फिक्स करे कि बस इतनी ही बढ़ेगी, तो इतनी बढ़ेगी और वो जब तक रीजनेबल सरकार होगी। नहीं बोलेगी ये इतना ही बढ़ेगी, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन बच्चों को इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि जिस स्कूल में वो पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स बार बार उस स्कूल के बारे में ये कहें कि स्कूल लूट रहा है या स्कूल हमको परेशान कर रहा है। ये एक मेंटल स्पेस की बात है और ये साइकोलॉजिकल लड़ाई भी शुरू हो जाती है बच्चों में, क्योंकि वो स्कूल में पढ़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आरसी जैन जी, शैलजा शर्मा, डॉक्टर गिरिजा, सुखपाल सिंह तूर, डॉक्टर चंद्रा और इति जैन। मुकाबला में बस यही, अगले हफ्ते फिर से आएंगे और एक नए इशू पर चर्चा करेंगे। पेरेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि हर 3-4 साल के अंतरकाल के अंदर जो है
वो अगर हम कंपाउंड करें तो फीस जो है वो डबल हो जाती है। लेकिन अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी हमारी नहीं बढ़ती। अगर हम देखें ऑन एन एवरेज 5-6-7% ही सैलरी बढ़ती है। हमने टाइम टू टाइम प्रोटेस्ट किया, सरकार को भी आग्रह किया, सिस्टम को भी जो है वो बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो एक्ट बने हैं वो एक्ट बन तो जाता है लेकिन उनको एनफोर्स नहीं किया जाता, और अगर एनफोर्स भी होता है तो वो लेटर एंड स्पिरिट में नहीं होता। तो इन्फ्लेशन एक है, और उसके साथ ही साथ स्कूल ने अपनी पूर्ण मूलभूत सुविधाओं को अपग्रेड करना है, स्कूल को चलाना है, जो स्टाफ है उनकी देखरेख करनी है। तो इन तीनों को बैलेंस करना, पुनः आकलन से पूर्व यानी फीस रिवीजन से पूर्व, इन तीनों को बैलेंस करना स्कूल की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। उससे स्कूल वंचित नहीं रह सकता है। लेकिन स्कूल को फीस बढ़ाना आवश्यक है, जैसा हर कोई मानता है कि स्कूल को फीस बढ़ाए बिना किस तरह से ये होगा। लेकिन उसका अनुचित लाभ उठाना कि स्कूल में हर साल फीस बढ़ाई जाए, लेकिन उसको जो स्कूल में फीस बढ़ाना चाहते हैं उसका अनुचित लाभ उठाना, ये तो कोई तर्कसंगत बात नहीं है। ये बिल्कुल भी तर्कसंगत बात नहीं है। बैलेंस करना इन तीनों में जरूरी है। स्कूल में हर साल की प्रगति आवश्यक है,